पाकिस्तान की बात कर ली, आपने श्रीलंका की बात कर ली, आपने पूरे देश विदेश की बात कर ली। आपने ये क्यों नहीं कहा कि दिल्ली में जो जमाखोरी हो रही है, जो दिल्ली में कालाबाजारी चल रही है, दिल्ली में 5,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, तो दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं कालाबाजारी और जमाखोरी बंद। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे जब ईरान जैसा मुल्क हार सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हार सकते? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे, जो बोले कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, जो बोले हमारे पे 35% टैरिफ लगाए, जो हम पे मतलब पाकिस्तान का साथ ज्यादा देता है और हम पे बोलता है कि तुम्हें छूट है। सर वो देने वाला होता कौन है? हम अपने देश को वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने ट्रेलर देख ही ली। डिबेट भी पूरा हंगामेदार होने वाला है। युवाओं और जनता के जेन्युइन सवालों ने बीजेपी के तेजस्वी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के माथे पर पेशानी ला दी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सतीश सिंह ने कहा, ईरान अमेरिका को फाड़ सकता है तो हम क्यों नहीं, मीन्स भारत के बारे में। और भी चुभने वाले सवाल पूछे गए हैं। आप डिबेट के अंत तक बने आइए, देखते हैं, मजा आएगा। सिलेंडर वास्तव में ही देहात में नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। मैं भी आज अपने घर ये कह कर आया, सुधांशु भाई आएंगे, मैं उनसे मांगूंगा कोई पर्ची दे देंगे, सिलेंडर मिल जाए। और एक साथ सारे लोग बैठे हुए, पूछो 5,000 रुपए को एक व्यक्ति को सिलेंडर नहीं मिल रहा था एनटीपीसी प्यावली पर, और वो बेचारा गरीब इतना भटका डोल रहा था। स्टोरी को उठाएंगे। एक बात इन्होंने जो कही, जी सुनिए, इन्होंने जो बात कही, निवेदन है सुधांशु जी, आप देखिए, राष्ट्र के प्रवक्ता भी है और राज्यसभा के सदस्य भी है। इस पक्ष और विपक्ष के उसको छोड़ो, देश धुरंधर था, धुरंधर है, धुरंधर रहेगा, लेकिन इस सिलेंडर को जो है आप मत दबाओ। जो इन्होंने बात कही पर्ची, उससे मुझे याद आ गया, सांसदों को पर्ची मिलती थी 20 सुनिए, अटल जी की सरकार आने के बाद ठीक हुआ ना, 20 कूपन मिलते थे कि जिसको चाहो उसको गैस का कनेक्शन दे देना, वरना गैस कनेक्शन मिलता नहीं था। पर इनको नहीं मिल रहा सिलेंडर, इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं, देखिए, इसीलिए सरकार ने जमाखोरी वाले कानून को दोबारा एक्टिवेट किया है और सभी राज्य सरकारों से कहा है कि जहां जहां जमाखोरी हो रही वो कड़ाई से कार्रवाई। क्या आपको लगता है वाकई देश धुरंधर है? हमें तो लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है क्या बोलो, पेंडुलम की तरह इधर उधर घूम रही है, जिसको वो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अरे जब ईरान जैसा मुल्क हार सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हार सकते? कि अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि हम तेल कहां से लेंगे और कहां से नहीं लेंगे? वो कौन होता है हमें हुक्म सुनाने वाला? अमेरिका के इराक पे जो हमले थे उसका मनमोहन सिंह ने खिलाफ किया था। आप जब वाजपेयी जी थे, खुद डंके के चोट पर अणु विस्फोट किया था। मनमोहन सिंह कहां जा गए? अरे बात 2003 में हमला हुआ है। पूछा गया था, बीच में मत काटिए। दीपक बोला ये आप। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सरकार से है। सरकार की तरफ से आप पक्ष रखना है। आपने पाकिस्तान की बात कर ली, आपने श्रीलंका की बात कर ली, आपने पूरे देश विदेश की बात कर ली। आपने ये क्यों नहीं कहा कि दिल्ली में जो जमाखोरी हो रही है, जो दिल्ली में कालाबाजारी चल रही है, दिल्ली में 5,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, तो दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं कालाबाजारी और जमाखोरी बंद करने का। पंजाब से शुरू कर लिए, हिमाचल से शुरू कर लिए। तो एक काम करते हैं ना, पंजाब हिमाचल सबको उठा करके जहां जाए, जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, मोदी जी हट जाए। सीधी सी बात है। अगर मोदी जी को कालाबाजारी नहीं कम करवानी है दिल्ली में, या फिर उनके जो मुख्यमंत्री बनाए गए, मोदी जी को हटाने के लिए तो चुनाव जीतना पड़ेगा ना। चुनाव जीत नहीं रहे बेटा। अरे तो वो मुझे लगता बहुत अच्छा सवाल है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप दिल्ली में पहले कम करो ना, 5,000 में सिलेंडर मिल रहे हैं। ये बहुत ही तीखा और बहुत ही सही सवाल है, जो कालाबाजारी का एंटी वाला कानून हमारी राज्य सरकारों ने लागू कर दिया, और संभल में जो पकड़े गए हमारी सरकार है। पकड़ा कौन गया? नाम याद है? अभी मैंने बोला याद है। पकड़ा गया। अब यही होता है कि आप पूर्वाग्रस्तों के सुनते तो अब्दुल रेहान है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और 55 सिलेंडर घर के अंदर बरामद हुए। सर मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर जी से है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि अमेरिका को साथ रख के चलना चाहिए। सर आप सच बात अभी कहा कि आप अमेरिका के साथ चलना चाहिए, लड़ने को कह रहे हैं, जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आप एक बात बताइए, जो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे, जो बोले कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, जो बोले हमारे पे 35% टैरिफ लगाए, जो हम पे मतलब पाकिस्तान का साथ ज्यादा देता है और हम पे बोलता है कि तुम्हें छूट है। सर वो देने वाला होता कौन है? हम अपने देश के वो है। मुझे लगता है फिर भैया ने पूरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा रूस से सबसे ज्यादा तेल ले रहे थे ब्रह्मोस, तो कहते हैं रूस से लड़ जाओ, रूस के खिलाफ वोटिंग कर दो। अमेरिका से हमारी कितनी है इस समय ट्रेड, बताइए? मैंने भी बोला था, याद है? सिर्फ आप नहीं सुन के बैठते हैं भाई साहब। नहीं सर, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर भारत का है। अब देता क्या, सुनो, $150 बिलियन का ट्रेड है और $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है।
आज हम $45 बिलियन सरप्लस पाते हैं अमेरिका से, यानी हम बेचते ज्यादा है अमेरिका को, लेते कम है। तो $45 बिलियन की आमदनी है। अब सुनिए, टैरिफ लगा, सिर्फ 2 ही देश थे जो टैरिफ के आगे नहीं झुके, चीन और भारत, और अंततः टैरिफ हटा। और सुनो भैया, टैरिफ के बावजूद आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री आउटसाइड चाइना कहां? भारत में। और सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस चाइना अमेरिका के बाहर कहां? भारत में। गूगल ने $19.5 बिलियन विशाखापट्टनम में इन्वेस्ट किया, कहां? भारत में। तो ये हम करके दिखा रहे हैं भैया, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जो चीज है आप सब लोग जुआ है, ऑब्जेक्टिव बात वोरा साहब से देखिए, लगातार मिलती पराजय के कारण विपक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरीके से खप्तुल हवास हो गई है। तो उसे यह समझ ही में नहीं आता है कि कब मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और होता क्या है कि अभी बॉलर ने रनअप पे शुरू नहीं किया कि वो बल्ला पहले घुमा देते हैं और बजाय बॉल बैट में आने के तब तक वो चली जाती है। या एक दूसरी कहावत होती है हम लोग तरफ गांव में कि आधी रात को खांसी आवे और सही शाम से मुंह फैलावे। यानी अगर रात में खांसी आने वाली है तो मुंह फैलाना शुरू कर देते, खांसी आई नहीं, शाम को ही मुंह फैला देते थे। परंतु मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, विपक्ष ईर्ष्या, द्वेष, मोदी जी के प्रति कुंठा, हताशा, निराशा, बौखलाहट, खिसियाहट में कुछ भी कर ले, फैक्ट क्या मैं बताता हूं। आज वेस्ट एशिया के युद्ध के कारण पूरे विश्व में एक गंभीर परिस्थिति उत्पन्न है। ऊर्जा का एक संकट निरंतर चुनौतीपूर्ण होता चला जा रहा है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। आपको पता है कि अमेरिका में 30% तक बढ़ी है पेट्रोलियम की कीमतें, नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका दोनों। यूरोप में 20% बढ़ी है, अफ्रीका में 50% बढ़ी है, एशिया में 30 से 50% बढ़ी है। और जो स्टेट ऑफ हरमुज, यानी हरमुज जल डमरूमध्य के पूर्व की तरफ के देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जो हमारे साथ के और देश इस क्षेत्र में पाए जाते हैं दुनिया के, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वहां क्या स्थिति हो गई है? 4 डे वीक, 50% वर्क फ्रॉम होम, और पेट्रोल और डीजल पे राशनिंग हो गई है कि 2 व्हीलर को 2 लीटर ही मिलेगा एक दिन में और 4 व्हीलर को 10 लीटर मिलेगा। इसके बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों में जिस कुशलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, विपक्ष की स्थिति तो यह है कि दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है और अगल बगल के जहाज उलट पलट गए हैं, मगर वो कह रहे हैं हमारे जहाज पर झटका लग रहा है, उसके लिए सुनामी को मत देखो, हमारे जहाज के कैप्टन को देखो। मगर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? देखिए, एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया पर लीटर कम कर दी है। यानी रामनवमी का पर्व गुजरा है तो भगवान राम से प्रेरणा ली, जो रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी जिसे महंगा करना था महंगा किया, जिसे सहज। तो मैं कहूंगा मोदी जी ने क्या किया? एक्सपोर्ट महंगा किया और कम किया एक्साइज आज, और प्रभु राम की प्रेरणा से मोदी गरीब नवाज। ओके, मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, देखिए, कोई भी युद्ध होता है तो स्थितियां गंभीर होती हैं, और वैश्विक संकट है, एनर्जी का क्राइसिस है। इस क्राइसिस के अंदर एक होता है कंधे से कंधा मिला के चलना। चलिए, विपक्ष है, सवाल पूछना जरूरी है, पूछना भी चाहिए, लेकिन र्यूमर मॉन्गरिंग कर देना, विपक्ष के ही एक मुख्यमंत्री को कहना पड़ गया, अफवाहें इतनी फैलाई जा रही है, मुझको पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेगा। अखिलेश जी ने बोल दिया भारत के पास मौका था विश्व गुरु बनने का, देखिए पाकिस्तान बन रहा है, वो खबर फर्जी निकली। क्या आपको लगता नहीं है जब से धुरंधर फिल्म आई है, भदावासी जो है वो कुछ ज्यादा ही आ गई है? निगहबा कुछ निजामे गुलसिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ, शजर कुछ, आसियां कुछ और कहता है, सबा से ताजगी, गुंचों से खुशबू, गुल से बू गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। जी। अब खुद सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि ऊर्जा का गंभीर संकट आया हुआ है पूरे एशिया में, अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, दुनिया में अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, वहां भी संकट है, वहां भी संकट है, वहां राशनिंग हो रही है, वहां महंगा हो गया है। तो हमने ऐसी कौन सी, मतलब अलादीन का चिराग हमारे पास है कि हमारे यहां कोई संकट ही नहीं है? क्या ये जो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इन्हें हम देखें नहीं, आंख मीच लें? कई पेट्रोल पंप ने राशनिंग शुरू कर दी है कि 500 रुपए से ज्यादा अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। क्या ये अचानक हो रहा है? क्या ये जो गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं, ये गलत बिक रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी कम की है लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट तो कम नहीं हुए, उपभोक्ता को तो उसका लाभ नहीं मिल रहा। एक बात से मैं आपकी से भी, डीजल की कीमतें इस दौर में एक बात से मैं आपकी से भी और सुधांशु जी से भी सहमत हूं, और मैं इस बात में सरकार के साथ हूं कि ऐसे संकट के समय पर अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक संकट है। लेकिन सरकार को भी ये ढोंग नहीं करना चाहिए, सरकार को भी ये पाखंड नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो विश्वगुरु हैं, हम तो जो चाहेंगे कर देंगे,
ऐसे समय पे विपक्ष को साथ लेना चाहिए, और पार्टी विश्वास में लेना चाहिए। अखिलेश जी गए थे ऑल पार्टी मीटिंग में। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूं। तो ये विपक्ष से बात करना कोई अपमानजनक नहीं होता। बिल्कुल सही विपक्ष बात। को अपमानित करते रहो, ये भी अच्छी राजनीति नहीं है। विपक्ष को अपमानित करना भी जरूरी नहीं है। विपक्ष को भी चिंता है कि देश में सब कुछ ठीक रहना चाहिए। वो कह रहे हैं आपके पास अल्लाह दिन का चिराग कौन सा है, पूरी दुनिया में दिक्कत आ रही है, आपके यहां क्यों नहीं दिक्कत आ रही? दिक्कत आनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान देखिए। उन्होंने कहा कि स्थिति चिंताजनक है और इसीलिए उन्होंने ये बात बताई कि सबको टीम भावना से काम करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने कहा टीम इंडिया की तरह हमें इस चुनौती का सामना करना है। हमने सिर्फ ये कहा कि अगल बगल तो जहाज पलट गए दुनिया में, हमारे यहां सिर्फ झटके लग रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिए कि वह हमारा कैप्टन इतना समझदार है कि मैं मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चराग हमने जलाए। पर मैं एक और बात विपक्ष के लिए, एक मिनट में, अलादीन चिराग, मैंने ये नहीं कहा कि अब बता रहा हूं, अलादीन चिराग नहीं, लंबी सोच। जैसे 1991 में भी आया था, जब हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे, खाड़ी युद्ध हुआ था, जब इराक पे अमेरिका का अटैक हुआ, इराक ने कुवैत पे कब्जा किया, अरे आधी ट्रेनें बंद हो गई थी। गैस और वो तो छोड़िए, उस जमाने में कितने लोगों के पास गैस कनेक्शन थे? 2014 में 11 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज 36 करोड़ गैस कनेक्शन है। आज से 15 साल पहले कितने लोगों के पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर थे? आज भारत में 8.5 करोड़ ऑटोमोबाइल हैं। इसके बावजूद ये संकट नहीं है और मैं चुनौती से कहता हूं, उस समय के संकट में अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए 1991 में जो सरकार के खिलाफ बोला हो। यह होता है सकारात्मक। मैन्युफैक्चरर बना रहा है दवा 50 से 100 रुपए की, लेकिन आपको मिल रही है 500 रुपए। मगर जहां तक वर्तमान परिस्थिति की बात है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, पर संयोग की बात है, संभल में जो एक अब्दुल रेहान पकड़ा गया जिसके घर पे 55 सिलेंडर थे, तो वो माना जा रहा है एक समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। तो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास जो विपक्ष कर रहा है उसको बाज आना चाहिए। वही बात मोदी जी बोले कि भाई संकट है तो महानता, वही बात हम कहते हैं तो अफवाह। भाई हम भी तो यही कह रहे हैं, संकट है, योजना बनाओ, जनता को राहत दो, जनता परेशान ना हो जी, वही बात हम कह रहे हैं। लेकिन फर्क है, आप लोग तो जो पाकिस्तान की तरफ से एक अफवाह चली कि हम ईरान का और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करा रहे हैं, उसको आप मान गए। जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता को यह सवाल पूछा गया तो वो पहले हैरान हो गई, फिर वो हंसी, बोली डू यू बिलीव दिस? पाकिस्तान के साथ हम बात करेंगे। और आप सोचिए, उस बात को लेकर अखिलेश जी ने बयान दे दिया, कांग्रेस के कई नेताओं ने बयान दे दिया, देखिए पाकिस्तान विश्वगुरु बन रहा है। मगर अगर पाकिस्तान विश्वगुरु बन भी रहा है तो यहां सेलिब्रेट क्यों हो रहा है भाई? पाकिस्तान हमारा कौन सा यार है? वो तो उस समय भी हंस रहे थे अमेरिका के लोग, तो जब माननीय मोदी जी ने ये कहा था मीडिया के सामने कि मैंने ट्रंप को समझाया, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा था उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने रूस और यूक्रेन के दोनों प्रधानमंत्रियों को फोन किया और मैंने युद्ध रुकवाया, उन्होंने ये भी कहा था। उसका भी खंडन आ गया जब हमारे लोग यूक्रेन से भी, रूस से भी, दोनों जगह से खंडन आ गया। तो आसिम मुनीर ये बोला था पाकिस्तान के शियाओं के लिए कि अगर उनको ईरान से इतना लगाव है तो ईरान क्यों नहीं चले जाते? बताइए, उसके बाद ईरान उससे मध्यस्थता की बात करेगा। मानते संकट नहीं है, इनको हर बात पे संकट नहीं है। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या इस संकट के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है? ये बताएं, क्या इसके नेहरू जिम्मेदार है? अफवाह फैले, अगर हम लोग विपक्ष की आवाज उठाएंगे, जनता की विपक्ष आवाज उठाएगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर हम जिम्मेदार। सतीश कैसे 10 सेकंड दीपक बोरा जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, उनसे पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से बहुत सहजता से पूछना चाहता हूं कि आपको जानकारी है कि नोट बदलने में 30-30, 40-40% कमीशन लिया गया? आपको जानकारी है या नहीं है? और अगर लिया गया तो 30-40% कहां गया? ये भ्रष्टाचार था या नहीं था? ये आरोप ईमानदारी से अब तक बदले जा रहे हैं नोट। अब तक आपने 2017 के विधानसभा चुनाव में पिछले महीने इसी जिले में एक आदमी पकड़ा गया नोट बदलता हुआ। भैया उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? कितना पकड़ा? केंद्र में किसकी सरकार? 2016 में इनकी सरकार। रिजर्व बैंक के अगर नोट बदले जा रहे थे काहे नहीं? रिजर्व बैंक यूपी गवर्नमेंट का दिया, मतलब हमारे राज्य में बदले जा रहे थे। विदाउट फेमस सतीश तिवारी है। रिजर्व बैंक यूपी गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक यूपी दीपक बोरा जी ने बोला, क्या पूरा कर रहे थे? दीपक बोरा जी ने बोला सर सीज फायर। एक सेकंड, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सतीश के सिंह की बारी है, वो पहली बार बोल रहे हैं। सतीश जी, डू यू थिंक जिस तरह से ऑपोजिशन मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, विश्व गुरु, जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश है, डू यू थिंक कि बीजेपी सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बीजेपी की सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बड़ा इफ एंड बैट, कहीं बड़ा जोलजाल है? देखिए, सुधांशु जी को भी विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आप अफवाह कहते हैं, मैं इसको कहता हूं सच से सामना। प्रधानमंत्री जी ने संसद में 2 दिन कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो क्या है? तीसरी चीज, आप लोग यहां पे बात करें कि भारत ने तो कोई दाम ही नहीं बढ़ाया,
हमने तो संकट की शुरुआत 60 रुपया गैस का दाम बढ़ा के किया। ये सच्चाई है या नहीं है? अब तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, मैं सुधांशु जी को चैलेंज कर रहा हूं, यहां बोलना चाहता हूं इनको कि भाई भारत रूसी भाई भाई के नारे बुलंद करो। आज आपने फिर अमेरिका से लाइसेंस मांगा है, आज ही मांगा है कि भैया हमको जो है तेल अमेरिका रूस से लेने की इजाजत यार 7 टैंकर आ चुके हैं। अरे आप कहां से, सुनिए आप मेरी, अरे 7 चाइना से डाइवर्ट होकर आ चुके हैं भाई। आप विशेषज्ञ भाई आप बात नहीं, आप सुने, आप फिर यही कट कौन भीख मांग रहा है? अरे आप कहां लिखा बताइए आप? रुके अभी आपको बताता हूं, अरे कुछ भी बोलना शुरू अरे सुनिए, लाइसेंस से भी ज्यादा रिन्यूअल, दिखाइए स्टेटमेंट कहां है, दिखाइए हम, अरे लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन दिया, दिखाइए कहां, अरे आप न्यूज वाले मैं बोल रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप दिया है, अरे इतना ये टाइम है, अरे बोलने आते हैं दिखाने आते हैं, काटिए, बोलिए, काटिए बोलिए। आज रिन्यूअल के लिए कहा गया है अमेरिका कौन सा से। आप कह रहे हैं भारत भीख मांग रहा है अमेरिका से। भारत में ये नहीं कहूंगा भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी जरूरत है, आपने आज जरूरत है। अमित सुनिए, ये सुनिए, अगर हम में दम है या रूस में दम है तो अमेरिका ने इधर ईरान की तरफ वार किया है, उसके खिलाफ उल्टा सैंक्शन लगाने की जरूरत है, उल्टा सैंक्शन लगाओ। अच्छा ओके, दीपक बोरा साहब, आप विद ऑल ड्यू सैंक्शन लगाओ भैया, वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मतलब गजब है बात करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं इनकी नियत क्या है। आप सब लोग याद करिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं वोटिंग कर रहे हैं। वोट करने के लिए कह रहे थे संयुक्त राष्ट्र में, जबकि सबसे ज्यादा तेल हमारा रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था, 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आ रहे थे। अब आइए, जब इजराइल और हमास में लड़ाई हुई, गाजा से हमको धेला नहीं आता है, इजराइल से हमारा साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट आते, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। फिर कहते हैं अमेरिका से लड़ो, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है, भारत की शक्ति है। और अपना मुद्दा कैसे पलटते हैं कि जब जिस देश, अब ईरान से है तो आप कहते हैं साहब अब अमेरिका से लड़ जाओ, और जब कहते हैं अब जैसे अभी वोरा साहब ने बताया, अरे भाई बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जेद्दा, अबू धाबी, यहां से हमको रेमिटेंस आता, नहीं अब इनके खिलाफ लड़ाई तो उनमें आपस में है ना, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं चिंता मत करिए, जब जब लड़ाई हुई है हजारों सालों के इतिहास में, भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। ये वही ईरान है जो आज दुखद स्थिति में है, जहां पहले उज्ज्वल अग्नि जला करती थी हर घर में, जिसपे अटल जी की कविता की मुझे यह पंक्ति याद आती है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। और दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और मैं भाटी साहब आपका रुख करता हूं। भाटी साहब, क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से ओवर एक्साइटमेंट था कि पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करी, पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, ये डिप्लोमेट्स ने फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करी कि पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज उस पर फॉल कर गई। फाइनली व्हाइट हाउस को कंडेम करना पड़ा और ऑब्जेक्ट करना पड़ा और बोला ऐसा कुछ नहीं है, एंड दे लाफ्ड अबाउट इट। डू यू थिंक कि भारत को या फिर मोदी को छोटा दिखाने में आप लोग पाकिस्तान को बड़ा दिखा देते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम मोदी जी को छोटा दिखाएंगे पाकिस्तान के सामने तो हम खुद छोटे हो जाएंगे। पाकिस्तान की, हमारी राजनीतिक लड़ाई कितनी भी हो, भारत के आदमी के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के सामने उनके प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। और वो एक आपने जो कहा फेक न्यूज, पहले तो वो न्यूज के तौर पे ही आई थी, तब उस पर रिएक्शन आ गया, बाद में पता लगा वो फेक न्यूज है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया कि अगर देश में महंगाई है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। अगर जमाखोरी हो रही है तो उसके लिए अखिलेश यादव, झूठ मत बोलिए, मैंने उसके लिए अखिलेश यादव, जमाखोरी राज्यों का विषय है। मैं तो बिल्कुल शांति से, इतना झूठ मत बोलिए, मैंने नहीं कहा केजरीवाल जिम्मेदार, मैंने कहा आपके राज्य में जमाखोरी है कि नहीं, मैं बोल रहा राज्य जमाखोरी, मैं बोल लूं केजरीवाल शब्द ही मैंने नहीं बोला, इतना तो झूठ मत बोलिए। चलिए, आपने 10 बार कुलदीप जी से पूछा कि पंजाब में वो केजरीवाल नहीं बोला ना हमने, महंगा है, फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप 21 राज्यों में नहीं घटा रहे, एक राज्य की आपको जो हमने केंद्र में घटा दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? और आपने तो बढ़ा दिया, हिमाचल ने बढ़ा दिया, उसमें जवाब दीजिए। आप बोलिए, तो झूठ मत बोलिए कि केजरीवाल जिम्मेदार है, मैंने नहीं कहा केजरीवाल। कानून व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है, अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छील रहे हैं, ये हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको लग रहा है मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह। सबसे बड़े जिम्मेदार नेहरू जी हैं भारत के इतिहास में, जो कुछ गलत हो जाए नेहरू जी जिम्मेदार। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी आलू छील रहे हैं सबके लिए, केजरीवाल, नेहरू जी, अखिलेश जी सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। जो कुछ इन्होंने बोला, मैं पूछना चाहता हूं आज महंगाई की दर कितनी है, बेरोजगारी की दर कितनी है, बताइए।
जिम्मेदार तो नेहरू जी हैं। आप बताता हूं, नेहरू जी हैं तो सुनिए, राम मनोहर लोहिया जी को तो मानते हैं। उनकी किताब है कल्पिट्स ऑफ पार्टीशन, जिसमें राम मनोहर लोहिया खुद लिखते हैं कि नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनने का जो निर्णय था वह गलत था, और जवाहरलाल नेहरू के अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि वो दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते। वो लोहिया को तो मानते हो ना? अरे भैया, ये 50 साल तक लड़े हैं नेहरू के लोगों से, तब ये लीड में रहते थे, हम लीड में रहते थे, मगर आज नेहरू के पक्ष में जाके खड़े हो गए। लोहिया जी को 1946 में, सुनिए, जब नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को गुलाम हिंदुस्तान में वेवल ने शपथ दिलाई और क्वीन की निष्ठा की शपथ यूनियन जैक झंडे के नीचे, तो लोहिया जी को भी कहा गया था उसमें शामिल हो जाए। लोहिया जी ने मना कर दिया था कि हम क्वीन की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, मगर उस नेहरू के साथ आज आके कैसा समर्थन कर रहे हैं। इनके लिए एक लाइन याद आती है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। जी, आप राजकुमार भाटी, फिर मैं ऑडियंस के कुछ सवाल ले रहा हूं। हम समाजवादी हैं, हम सत्ता के अहंकार से लड़ रहे हैं। उस समय नेहरू में सत्ता का अहंकार था, उनसे लड़े। आज मोदी जी में सत्ता का अहंकार, नेहरू के खानदानी में है कि नहीं? हम सत्ता के अहंकार से लड़ते हैं। जी जी।